हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री जो कंटिन्यू देख रहे हैं। उसमें लास्ट टाइम में जो हमने पढ़ा हुआ था फैक्टर अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन, और आज उसमें देख रहे हैं हम आगे उसके एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। मतलब सॉल्यूशन फेज से मतलब क्या हुआ कि अगर सॉल्यूशन है तो उसमें दो चीजें होंगी, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, है ना। उसी को अपन कह रहे हैं सॉल्यूशन। तो उस सॉल्यूशन फेज में से किस तरह से एड्सॉर्प्शन होता है ना, वो डिपेंड करता है कि अगर कोई सॉलिड है ना, सॉलिड कैन एब्जॉर्ब सॉल्यूट्स फ्रॉम सॉल्यूशन ऑल्सो। इसमें एक लाइन लिख सकते हैं आप, सॉलिड्स कैन एब्जॉर्ब solids can absorb solute from solution also। अब इसमें देखिए क्या होता है कि जो सॉलिड एड्सॉर्बेंट जो होगा, है ना, वो क्या करता है कि सॉल्यूशन में से जो सॉल्यूट होगा, है ना, उसको क्या करेगा, एड्सॉर्ब होगा। उसी को अपन कहते हैं कि ये सॉल्यूशन से किस तरह से एड्सॉर्प्शन होगा। तो उसमें जो सॉलिड एड्सॉर्बेंट है वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होंगे, है ना, उनको क्या करता है, एड्सॉर्ब करता है। उसी तरह से अब डिपेंड, ये जो सब होता है ये डिपेंड करता है कि उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है जिससे सॉल्यूशन प्रिपेयर है ना, उसमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट क्या है, और भी दूसरी कंडीशंस उसमें हो सकती हैं। तो वही अपन यहाँ पर देखेंगे कि उनका क्या ऑब्जर्वेशन हो सकता है कि अगर कोई सॉल्यूशन फेस में एड्सॉर्प्शन जो होगा तो उसमें क्या ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं, वही चीज अपन यहाँ पर आज देखने वाले हैं। तो इसमें एक छोटा सा मैं हेडिंग डाल रहा हूं, ऑब्जर्वेशन। तो इन ऑब्जर्वेशन में क्या क्या ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं जिससे कि सॉल्यूशन फेज में एड्सॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा हो, है ना, ऐसी क्या चीजें होंगी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट जो है वो है extent of absorption, the extent of absorption, है ना। मतलब extent of absorption मतलब क्वांटिटी ऑफ एड्सॉर्प्शन, कितना एड्सॉर्प्शन हो रहा है। अब ये एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो भी अपन ऑब्जर्वेशन देखेंगे इसमें सॉल्यूशन फेज में, है ना, तो उसमें फर्स्ट क्या है, द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस विथ टेम्परेचर, डिक्रीजेस विथ टेम्परेचर, डिक्रीजेस विथ, इसको ऐसा लिख लो, डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, मीन्स क्या हुआ कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, जो एड्सॉर्प्शन होगा वो डिक्रीज होगा। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, या फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये हो गया। सेकंड जो ऑब्जर्वेशन है, सेकंड ऑब्जर्वेशन में क्या हो सकता है, द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, द extent of absorption increases with increase of surface area, increase of surface area of adsorbent,
ऑफ एड्सॉर्बेंट, मतलब कि जो एड्सॉर्प्शन होगा, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन वो इंक्रीज कब हो सकता है, जब जो एड्सॉर्बेंट है ना, इसका सरफेस एरिया क्या हो, ज्यादा हो, है ना। ज्यादा सरफेस एरिया होगा, जैसा अपन ने पढ़ा हुआ था नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट में, कि उसका जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा एड्सॉर्प्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट जो है, third point, the extent of adsorption, the extent of adsorption, depend on the concentration of the solute, depend on the concentration of solute in solution। जो एड्सॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन होता है वो डिपेंड करता है कि जो सॉल्यूशन है उसमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट कितना है। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट होगा एड्सॉर्प्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। फोर्थ पॉइंट क्या होगा, fourth point, the extent of adsorption depend on the extent of adsorption depend on the nature of adsorbate and adsorbent। ठीक है, सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट जिसको अपन क्या कह रहे हैं, एड्सॉर्बेट, और सॉलिड फेस जिसको अपन कह रहे हैं एड्सॉर्बेंट, ये उसका एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो होता है वो डिपेंड करेगा कि उनका नेचर किस टाइप का है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे जिसमें ऑब्जर्वेशन जो देखे अपन ने कि किस तरह से सॉल्यूशन फेज से एड्सॉर्प्शन हो सकता है। तो जो फ्रेंडली साइंटिस्ट जो थे, है ना, फ्रेंडली साइंटिस्ट जो थे उन्होंने एक इक्वेशन दी थी कंसंट्रेशन को लेते हुए। उससे पहले उन्होंने जो इक्वेशन दी हुई थी उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या था कि वो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, है ना, वर्सेस टेम्परेचर, इसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक इक्वेशन दी हुई थी। और वो जो इक्वेशन को चेंज जो करा, मतलब उसमें प्रेशर की जगह क्या लिया, कंसंट्रेशन लिया। तो अकॉर्डिंग टू फ्रेंडलिच इक्वेशन, अब यहां पर जो उन्होंने इक्वेशन दी हुई थी वो इक्वेशन क्या थी, वो इक्वेशन x by m equals to k c 1 by n। अब यहां पर जो c है वो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, c क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये आपको फिर से थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जो फ्रेंडलिच इक्वेशन जो थी उसको प्रेशर के अकॉर्डिंग जो उन्होंने दिया हुआ था, तो यहाँ पर क्या था, सेम इक्वेशन थी x by m इक्वल्स टू k p 1 by n, है ना। तो ये इक्वेशन जो थी ये फ्रेंडलिच इक्वेशन थी। और कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग जो उन्होंने इक्वेशन दी वो ये इक्वेशन थी, जहां पर c क्या है आपका, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ पर p क्या था, प्रेशर। ठीक है, तो ये था एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज कि किस तरह से सॉल्यूशन फेज में एड्सॉर्प्शन हो सकता है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो सिंपल सा है, एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो इसको थोड़ा सा आप देख लेना कि किस तरह से मैं बता रहा हूँ।
नेक्स्ट टॉपिक जो है एड्जॉर्ब वो एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन, एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन, है ना। जल्दी जल्दी मैं इनको बता देता हूँ कि जो फर्स्ट एप्लीकेशन होगी, जैसे कि जो एड्जॉर्प्शन होता है उसमें फर्स्ट उसकी एप्लीकेशन क्या हो सकती है कि जो गैस मास्क होते हैं उनमें क्या होता है, एक्टिवेटेड चारकोल यूज करा जाता है ना, जो क्या कर लेता है, एड्जॉर्ब कर लेता है पॉइजनस गैसेस को, है ना। यहाँ पर आप इसको लिख लो, गैस मास्क कंटेनिंग एक्टिवेटेड चारकोल is used to absorb poisonous gases, है ना। जो गैस मास्क जो होते हैं उसमें क्या होता है, एक्टिवेटेड चारकोल का यूज करा जाता है जो कि पॉइजनस गैसेस को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। दूसरा कि इसी तरह से जो सिलिका जेल और एल्यूमिना जेल होते हैं, सिलिका जेल एंड एल्यूमिना जेल, इनका भी यूज करा जाता है, are used to absorb water vapors, are used to absorb water vapors, है ना। जो भी मॉइस्ट चीजें होती हैं वो उनका यूज करा जाता है उनको एब्जॉर्ब करने के लिए, है ना। एंड thus कंट्रोल ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पर ये तो हो गया कि जो सिलिका जेल, एक तो गैस मास्क वाला हो गया, दूसरा सिलिका जेल या एल्यूमिनियम का जेल यूज करा जाता है वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, जिससे क्या होती है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल होती है। इसी तरह से एक पॉइंट और लिख लें, थर्ड पॉइंट, कि जो कैटेलिस्ट होते हैं, कैटेलिस्ट का यूज करा जाता है, तो वो कैटेलिस्ट का यूज करते हैं तो वो क्या करते हैं कि जो सॉलिड कैटेलिस्ट जो यूज करे जाते हैं उसके ऊपर क्या हो जाती है, गैस एब्जॉर्ब हो जाती है ना। और सरफेस पर कैटेलिस्ट, जो सॉलिड कैटेलिस्ट होते हैं उसके सरफेस पर वो गैस एब्जॉर्ब हो जाती है, और ये जो प्रोसेस कहलाता है हेट्रोजीनियस कैटेलिसिस कहलाता है। मतलब कि इसको थर्ड पॉइंट में आप लिख सकते हैं, सॉलिड कैटेलिस्ट, जो सॉलिड कैटेलिस्ट होते हैं, है ना, सॉलिड कैटेलिस्ट आर यूज्ड एज कैटेलिस्ट इन in gaseous reaction। अब इसमें जो गैसियस रिएक्शन होती है तो उसमें क्या करते हैं, सॉलिड कैटेलिस्ट का यूज करा जाता है, तो ये गैसेस जो होंगी इन सॉलिड के ऊपर क्या हो जाती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ठीक है। और इस तरह का जो फिनोमिना होता है ना, ये जो कहलाता है, इसको कहा जाता है हेट्रोजीनियस कैटेलिसिस। ये जो पूरा फिनोमिना होगा जिसमें कि सॉलिड के ऊपर क्या होता है, गैसियस पार्टिकल जो होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और इस फिनोमिना को कहा जाता है हेट्रोजीनियस कैटेलिसिस। क्लियर। और इसी तरह से एक और देख लो कि बहुत सारी ड्रग्स होती हैं, है ना, जो क्या करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक तरह से किल कर देती है, मार देती है उनको,
और उनका जो सरफेस होती है, सरफेस के ऊपर से उनको क्या कर देती है, एक तरह से एब्जॉर्ब कर देती है या उनको मार देती है ना। तो फोर्थ पॉइंट एक और लिख सकते हैं इसमें। फोर्थ पॉइंट क्या होगा, मैनी ड्रग्स टू किल, मैनी ड्रग्स टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म to kill microorganism to kill get absorbed, get absorbed on their surface। अब क्या हो रहा है कि जो बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो सरफेस होगी, है ना, जैसे ये आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो इसकी सरफेस पर क्या होगा, वो इस तरह से हो जाते हैं और इसको पूरी सरफेस पर फैल जाते हैं और उस पे क्या, या एक कहें कि जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर देते हैं, मार देते हैं। ठीक है, तो वहां पर भी एक तरह से वो जो ड्रग्स हैं वो क्या कर रही हैं, एब्जॉर्प्शन का काम कर रही हैं, है ना। इसी तरह से एक पॉइंट और लिख सकते हैं इसमें, फिफ्थ पॉइंट, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में भी आप लोग जानते होंगे, क्रोमेटोग्राफी में जिसमें कि क्या करा जाता है, सब्सटेंस को प्यूरिफाई करने के लिए प्यूरिफाई करा जाता है या प्योर स्टेट में उनको निकाला जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका वो क्या हो सकता है, क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन, क्रोमेटोग्राफी is based on differential adsorption, differential adsorption, differential adsorption and help in separation of substances, and help in separation of substances। इसी तरह से जो क्रोमेटोग्राफी का यूज करा जाता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन, मतलब कि कहीं पर जो एड्सॉर्प्शन होगा तो उसमें जो पिगमेंट होते हैं उनको एड्सॉर्प्शन, अलग अलग एड्सॉर्प्शन की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो जो सब्सटेंसेस जो होंगे उनको सेपरेट किया जा सकता है ना। उसी को एक तरह से क्रोमेटोग्राफी भी कहा जाता है और उसी में जो एप्लीकेशन होगी एड्सॉर्प्शन की, क्योंकि अल्टीमेटली उसमें जो प्रोसेस होता है एक तरह से एड्सॉर्प्शन का ही प्रोसेस होता है। अलग अलग एड्सॉर्प्शन होते हैं जिसको अपन क्या कह रहे हैं, डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन कह रहे हैं, और उसी के थ्रू डिफरेंट सब्सटेंसेस को सेपरेट करा जाता है। ठीक है, तो ये थी एप्लीकेशन, कुछ एप्लीकेशन एड्सॉर्प्शन की, है ना। अच्छी तरह से आप इनको नोट्स प्रिपेयर कर लें इनके और रीड करें। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे बढ़ेंगे कि क्या होता है नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। और एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।